हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष शर्मा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक जिसको कहते हैं क्या, विस्कोसिटी। आज हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी हमारी क्या होती है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं श्यानता। ठीक है। और दूसरा हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं गतिक श्यानता। ठीक है। तो चलिए इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी हैं ये कैसा बिहेव करती हैं और ये क्या होती हैं। ओके। तो देखिए, सबसे पहले विस्कोसिटी का मतलब क्या है। विस्कोसिटी का मतलब ही यही है कि हिंदी में तो देखिए इसको आप कह सकते हैं श्यानता। तो आप विस्कोसिटी को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ का गाढ़ापन, किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन, किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन ही हमारा क्या कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। जो द्रव हमारा जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, क्या होती है। देखिए, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, यानी कि यह फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी होती है जो कि मोशन को रेजिस्ट करती है, यानी कि मोशन को रोकती है और शियर स्ट्रेस डेवलप करती है किन्हीं दो परतों के बीच में। यानी कि हिंदी में इसको समझ सकते हैं कि द्रव का वह गुण है या द्रव की वह प्रॉपर्टी है जो कोई दो परतों के बीच कर्तन प्रतिबल उत्पन्न करके गति का विरोध करती है, गति का विरोध करती है। देखिए कैसे, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा कोई भी दो लेयर हैं, ठीक है, फ्लूइड की कोई भी दो लेयर हैं, इन दोनों लेयरों में हमारा मोशन कैसे रेजिस्ट होगा, यानी कि मोशन का विरोध कैसे होगा, गति का विरोध कैसे होगा। देखिए मान लीजिए कि ये एक लेयर जो है ये फिक्स है, ये एक लेयर फिक्स है और इसके ऊपर ये वाली लेयर जो है v वेग से मोशन कर रही है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको रोकना है। तो हम इसको रोकने के लिए इन दोनों परतों के बीच में एक कर्तन प्रतिबल उत्पन्न कर देंगे। आपको पता है कर्तन बल क्या करेगा, कर्तन बल जो है वो हमारा फ्लो को करेगा, यानी कि फ्लो होने देगा। लेकिन जो कर्तन प्रतिबल है टाउ, वो टाउ क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। यानी कि प्रतिबल आपको पता है बल की उल्टी दिशा में लगता है। तो देखिए कि आपने पढ़ा होगा, जैसे कि सोम में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि क्या होता है, हमारा कोई भी अगर कोई बॉडी है, इस तरीके की कोई बॉडी है और उस पर अगर हम भी एक बल लगाते हैं F, ठीक है, एक बल लगाते हैं F, तो वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है थीटा एंगल पर, एक थीटा एंगल पर वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर। तो ये जो इसमें जो बल लगा वो कौन सा बल है, ये कर्तन बल है। लेकिन बॉडी इसको रेजिस्ट होने के लिए, यानी कि इस विरोध को, इस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए क्या करेगी, इसकी उल्टी डायरेक्शन में एक बल लगाएगी, जो कि क्या होगा, हमारा कर्तन प्रतिबल होगा। क्या होगा, कर्तन प्रतिबल होगा। तो इसी तरीके से दो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो है क्या काम करता है, कर्तन प्रतिबल काम करता है। और यही कर्तन प्रतिबल जो है हमारा, यही कर्तन प्रतिबल जो है हमारा फ्लूइड के मोशन को रोकता है। टाउ जो है वो हमारा क्या करता है, कर्तन प्रतिबल जो है वो क्या करता है, गति का विरोध करता है। या आप सिंपल टर्म में समझ सकते हैं, इन सिंपल टर्म्स विस्कोसिटी मीन्स फ्रिक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड। यानी कि फ्लूइड की अगर मान लीजिए कोई दो लेयर हैं, उनके बीच होने वाला जो फ्रिक्शन, उनके बीच होने वाला फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन से भी आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी दो परतों के बीच फ्रिक्शन आ जाता है तो वहां पे जो है हमारा गति का विरोध होने लगता है, यानी कि हमारी गति रुक जाती है। ठीक है। तो आप ऐसे ही समझिए कि विस्कोसिटी जो है वो भी हमारा गति का विरोध कर रहा है ना। तो आप विस्कोसिटी को एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, जिसको हम डायनामिक विस्कोसिटी भी कह सकते हैं। आप समझ सकते हैं, देखिए कि हमारा अगर कोई विस्कस फ्लूइड है, हमारा कोई भी विस्कस फ्लूइड है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा हाई विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी हाई है और इसकी विस्कोसिटी लो है, इसकी विस्कोसिटी लो है। हमारे पास दो तरीके के फ्लूइड हैं और हमें सेम टाइम में अगर वो दोनों भरने हों तो हमारा कौन सा द्रव जो है इस बर्तन में ज़्यादा भर जाएगा। सेम बर्तन है और कौन सा द्रव ज़्यादा भर जाएगा, सिंपल सी बात है कि जिस द्रव की विस्कोसिटी कम होगी उसका वेग ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी गति ज़्यादा होगी। और जिसमें हमारी श्यानता ज़्यादा होगी, यानी कि विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, उसका वेग जो है कम होगा। और देखिए
इस वाले का आपको दिख रहा होगा, इस वाले का क्या है, विस्कोसिटी हाई है, इसीलिए इसका वेग कम है, और वेग कम होगा तो ये धीरे धीरे भरेगा, और इसका वेग जो है ज़्यादा है, इसीलिए ये जल्दी जल्दी भर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वेग जो है किसका ज़्यादा होता है, हमारा लो विस्कोसिटी वाले का, और वेग किसका कम होता है, हम कह सकते हैं हाई विस्कोसिटी वाले का। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी लिक्विड ऐसा है, मान लीजिए मरकरी है या पारा है, या आप कोई भी ऐसा लिक्विड लीजिए जो गाढ़ा हो, शहद, हनी हो गया, ठीक है, शहद है, तो शहद क्या है, बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है। अगर आप उसको टेढ़ा करके निकालेंगे किसी भी बर्तन से, ठीक है, तो वो बहुत धीरे धीरे निकलेगा, बहुत धीरे धीरे निकलेगा। तो क्या है, उसका वेग कम है, यानी कि उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि उसकी गति का विरोध कर रही है, जो उसकी गति का विरोध कर रही है, यानी कि उसको फ्लो होने से रोक रही है। और वो प्रॉपर्टी क्या है, वही प्रॉपर्टी है हमारी विस्कोसिटी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारा फ्लूइड की कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, ये फ्लूइड की कुछ लेयर्स हैं जो कि मतलब किसी भी पाइप में आप कह सकते हैं कि फ्लो कर रहा है, या पानी हमारा किसी भी जगह पर फ्लो कर रहा है। तो हम देखते हैं कि देखिए ये क्या है, फ्री सरफेस है ज़मीन की, ठीक है, इस पर अगर हमारा पानी फ्लो कर रहा है तो आप देखेंगे किसी भी टाइम पर इस जगह पर, हमारा इस जगह पर बिल्कुल क्या होगा, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? एक सरफेस का दूसरे सरफेस पर ना फिसलना, यानी कि फिसलने से रोकना किसके कारण होता है, विस्कोसिटी का। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये सरफेस है फ्री, और यहाँ पे पानी की कोई आई, तो पानी जो है हमारा लिक्विड वो इस जगह पर रुक जाएगा, इन जगह पर रुक जाएगा, और जब इन जगह पर रुक जाएगा तो हम जो है कह सकते हैं, हम पता है क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगा। फिर जैसे जैसे हम और ऊपर बढ़ते जाएंगे हमारा जो फ्रिक्शन है वो कम होता जाएगा, हमारा फ्रिक्शन कम होता जाएगा, फिर और ऐसे धीरे धीरे करके हमारा फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा फ्रिक्शन जो है बिल्कुल भी नहीं होगा, और हमारा वेग जो है यूनिफॉर्म होने लगेगा, यानी कि एक समान रूप से होने लगेगा। तो ये जो है हमारा कर्व कुछ किस टाइप का बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है, देखिए कुछ इस टाइप का बनता है। इस जगह पर हमारा वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और आपको पता है इस जगह पर वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा होगी, इस जगह पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और आप यहाँ पे बताइए कि इस जगह पर हमारा टाउ कितना होगा, यानी कि कर्तन प्रतिबल कितना होगा। तो आप देखेंगे इस जगह पर कर्तन प्रतिबल जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर वेग कम होगा उस जगह पर प्रतिबल ज़्यादा होगा, यानी कि प्रतिबल ताकतवर है। तो इसका मतलब क्या है, वो फ्लूइड को फ्लो होने से रोक रहा है, और फ्लूइड को फ्लो होने से रोकेगा तो इसका मतलब क्या है, उस जगह पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, उस जगह पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पर हमारा टाउ मैक्सिमम है, और यहाँ देखेंगे तो हमारा जो टाउ होगा वो कितना होगा, ज़ीरो हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? तो इस एक्सिस पर हम जो है दिखाते हैं टाउ को, और इस एक्सिस पर जो है हम दिखाते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन को। किसको? एंगुलर डिफॉर्मेशन को, जिसको हम कहते हैं क्या, du/dy। अब ये देखिए एंगुलर डिफॉर्मेशन होता क्या है, आपको बताया था मैंने। ये जो है कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, यहाँ पे अगर हमारा कोई बल लग रहा है F, यहाँ पे कोई बल लग रहा है F, तो ये बॉडी किस तरीके से डिफ्लेक्शन होगी, डिफ्लेक्ट होगी, हमारा कुछ इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से होगी। तो आपको यहाँ पे पता है कि ये क्या है, ये क्या है, dy है, ये क्या है, dy है, और ये जो डिफ्लेक्शन आया ये क्या है, du है, ये क्या है, du है, ठीक है। और इसको आप और भी क्या लिख सकते हैं, बराबर इस तरीके से, देखिए थीटा ये एंगल होगा, यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, थीटा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी थीटा अपॉन, और ये कितने टाइम में, कितने, और ये एंगल देखिए कितने टाइम में आया है, तो यहाँ पे हम डी टी भी लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसको हम डी यू अपॉन डी वाई भी लिख सकते हैं, और डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है हमारा एंगुलर डिफॉर्मेशन। ओके, हम बात करते हैं कोई भी दो लेयर के, पहले इन दो लेयर के बीच की बात करते हैं, आप इससे पूरा समझ जाएंगे। एक मान लीजिए हमारी यहाँ पे फिक्स है, एक हमारी यहाँ पे फिक्स है, और दूसरी वाली u वेलोसिटी से आगे जा रही है।
आगे जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो क्या लग रहा था, हमारा टाउ लग रहा था, और यही टाउ हमारा क्या कहलाता है, यही टाउ हमारा कहलाता है विस्कस फोर्स। यही टाउ क्या कहलाता है, यही कहलाता है विस्कस फोर्स। इसको ही हम विस्कस फोर्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा बल है, यही एक ऐसा बल है जो कि गति को रोकता है, ठीक है। इसको शियर स्ट्रेस को ही हम कहते हैं। जो शियर स्ट्रेस है हमारा किसी भी दो लेयर्स के बीच में, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विस्कस फोर्स। क्लियर। तो ये है हमारा विस्कस फोर्स। कि आपको मैंने अभी बताया था कि देखिए डी यू अपॉन डी वाई, इसको ही हम क्या लिख सकते थे, डी थीटा अपॉन डी टी। कैसे लिख सकते थे वो मैंने आपको बता दिया पहले। इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन। इसको ही हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। इसको रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी हम कह सकते हैं। ओके, आपको इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा, इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा, यानी कि विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी कहाँ पैदा हो रही है, ये विस्कस फोर्स जहाँ पैदा होगा वही क्या है, हमारी विस्कोसिटी है, वही क्या है, हमारी विस्कोसिटी है। यानी कि किसी भी दो फ्लूइड्स की लेयर्स के बीच में, किन्हीं भी दो फ्लूइड्स की लेयर्स के बीच में हमारा विस्कोसिटी होती है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। यानी कि देखिए टाउ जितना चेंज होगा उतना ही हमारा डी यू अपॉन डी वाई चेंज होगा, ठीक है। और इस प्रोपोर्शनल लिमिट को हटा के हम क्या लिख देते हैं, टाउ बराबर म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई। और यहाँ पे जो म्यू है, यहाँ पे जो आपको म्यू दिख रहा है, यही म्यू क्या है, यही म्यू है विस्कोसिटी, ठीक है। ये म्यू क्या है, विस्कोसिटी है। क्लियर। अब चलिए अब आगे की चीज़ बात करते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो आपको पता है कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो टाउ है, टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, ठीक है, शियर स्ट्रेस है। तो इसकी क्या होगी यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। और डी यू अपॉन डी वाई की यूनिट क्या हो जाएगी, डी यू की आपको पता है क्या है, मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और डी वाई की क्या हो जाएगी, इनटू मीटर हो जाएगी, 1 अपॉन मीटर हो जाएगी। क्लियर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप कैसे और कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, और बटे में यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर बटे मीटर सेकंड। अब देखिए जो जो कट रहा हो उनको काट दीजिए। तो देखिए काटने पर क्या क्या बचेगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, इस मीटर से एक ये मीटर कट जाएगा, एक सेकंड से एक ये सेकंड कट जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो यूनिट निकल के आती है वो यूनिट क्या आती है, किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड। तो ये जो है इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और इसकी दूसरी यूनिट हम क्या लिख सकते हैं कि पास्कल सेकंड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये होती है हमारी इसकी यूनिट, कि हमारी इसकी यूनिट जो है वो क्या हुई। अब देखिए एक और चीज़ आप इसमें याद रख सकते हैं कि देखिए आप इसमें और क्या याद रख सकते हैं कि हमारा जो सीजीएस पद्धति में अगर देखें तो सीजीएस पद्धति में आपको पता है इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, म्यू की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड, ये हो जाएगी इसकी मात्रक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका एक यूनिट और होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइस, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइस कहते हैं। और हमारा याद रखिए कि एक पॉइस जो होता है, एक पॉइस जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो कितने के बराबर होता है, एक पॉइस हमारा होता है 1/10 पास्कल सेकंड, 1/10
पास्कल सेकंड के बराबर होता है। क्लियर? तो आप जो है ये भी याद रख सकते हैं। और इसका अगर हम डायमेंशनल देखें तो देखिए इसकी जो यूनिट होगी वो होगी एम एल माइनस वन टी माइनस वन। क्लियर? ये इसकी डायमेंशनल यूनिट होगी। ठीक है, तो अब देखिए कि जो हमारा विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करता है या किस तरीके से चेंज होता है। तो आपको पता है कि जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास लिक्विड और एक होती है हमारे पास गैस। तो देखिए जब हमारा लिक्विड, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर अगर हम जो है बढ़ा दें तो वहाँ पे हमारी जो विस्कोसिटी है वो घट जाती है, विस्कोसिटी घट जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा हमारा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे वाटर के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या है, जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग, ठीक है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो क्या हो जाती है, टूटने लगती है, जिसके कारण क्या है, हमारी जो विस्कोसिटी है वो जो है घटने लगती है। क्लियर? अब टेम्परेचर गैस में बढ़ाने से क्या होता है, अगर हम गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो ऑलरेडी ही इतने दूर दूर हैं। जब वो ऑलरेडी इतने दूर दूर हैं तो वो क्या है, आपस में टकराने लगते हैं, आपस में टकराने लगते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कोलोजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर कोलोजन। यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे कोहेसिवनेस जो होती है वो बहुत कम होती है, यहाँ पे कोहेसिवनेस बहुत कम होती है और हमारा कोलोजन होने लगता है। और कोलोजन होने के कारण यहाँ पे जो है हमारा विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ने लगता है। तो ध्यान रखिए, लिक्विड में विस्कोसिटी घटती है और गैस में विस्कोसिटी बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ। आप इसको डायग्राम में कैसे देख सकते हैं कि देखिए ये जो है टेम्परेचर लाइन है, ये जो है विस्कोसिटी की लाइन है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ से टेम्परेचर जैसे जैसे घटता जा रहा है, टेम्परेचर देखिए घट रहा है तो विस्कोसिटी हमारी बढ़ रही है। यानी कि विस्कोसिटी अगर हमें घटानी है, विस्कोसिटी घटानी है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि इसका इन्वर्स होता है। और गैस में देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी विस्कोसिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन किसकी है, ब्लैक वाली, ये लाइन है लिक्विड की, और ये रेड वाली जो लाइन है ये लाइन किसकी है, गैस की लाइन है। क्लियर? तो आप टेम्परेचर विस्कोसिटी के बीच जो कर्व है वो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ओके, तो ये होता है रिलेशन। अब देखिए बात करते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। तो आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी को सिंपल एक ऐसे समझ सकते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी बटे मास डेंसिटी। यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो विस्कोसिटी बटे डेंसिटी होता है, यानी कि म्यू बटे रो होता है। क्या होता है, म्यू बटे रो। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो है मास को नेग्लेक्ट मान लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी देखिए यूनिट क्या हो जाएगी। तो आप इसकी यूनिट भी यहाँ से आसानी से जो है निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगी, आपको पता था कि इसकी जो यूनिट होती है सिंपल, म्यू की जो यूनिट होती है, म्यू की यूनिट हमारी क्या होती है, म्यू की यूनिट क्या होती है, पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड। और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप यहाँ से जब इसकी यूनिट सॉल्व करेंगे तो वो क्या निकल के आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आप यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। और इस मीटर स्क्वायर पर यूनिट को, सेकंड को हम डायमेंशनल यूनिट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है L2T-1, L2T-1 जो है इसको डायमेंशनल यूनिट में हम लिख सकते हैं। इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो यूनिट जो है किस तरीके से लिख सकते हैं और किस तरीके से लिख सकते हैं और कौन कौन सी हमारी इसकी यूनिट और होती हैं CGS पद्धति में जो है इसकी यूनिट क्या होती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिए CGS पद्धति में इसकी जो यूनिट होती है, CGS पद्धति में इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टोक, वो क्या होती है, स्टोक। और ध्यान रखिए कि जो एक स्टोक होता है, एक स्टोक जो होता है वो किसके बराबर होता है, बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है, मीटर स्क्वायर पर
सेकंड के बराबर होता है। क्लियर? तो ये होती है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।